लक्ष्य की यादों के अनुसार शून्य के चारों मंडल में से पहले मंडल यानी कि मूल मंडल में प्रवेश करने के बाद एक आसुरी जानवर के पास इंसानों की जैसी सोचने समझने की क्षमता आ जाती थी। इस मंडल में प्रवेश करने के बाद आसुरी जानवर इंसानों की भाषा को पूरी तरह से समझ सकते थे। शून्य के दूसरे मंडल यानी कि अथर्व मंडल में प्रवेश करने के बाद आसुरी जानवरों के पास आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किसी के भी पास संदेश भेजने की क्षमता आ जाती थी। शून्य के तीसरे मंडल यानी कि अपूर्व मंडल में प्रवेश करने के बाद आसुरी जानवर इंसानों की तरह ही बात कर सकते थे। और शून्य के चौथे मंडल यानी कि न्यास मंडल में प्रवेश करने के बाद एक आसुरी जानवर अपनी इच्छा अनुसार इंसानी रूप धारण कर सकता था, जिन्हें सोमाली महाद्वीप के लोग अयार भी कहते थे। उनकी कुछ योग्यताओं और क्षमताओं को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो अयार बनने के बाद एक आसुरी जानवर और इंसान में ज्यादा अंतर नहीं रहता था। ताकत की बात की जाए तो शारीरिक शक्ति में एक अयार इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर होता था। रही बात ऊर्जा स्तर की तो इनमें सबसे कमजोर अयार भी न्यास मंडल का योद्धा तो होता ही था। अब इतना शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए इंसानों और आसुरी जानवरों दोनों को ही बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। पूरे अंशतर देश में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर प्राकृतिक मात्रा इतनी अधिक हो। यही वजह थी कि अंशतर देश में आज तक एक भी अयार नहीं पाया गया था। सुवर्णा, तुमने तो अभी मूल मंडल में प्रवेश किया है, फिर तुम आंतरिक ऊर्जा के बने यह संदेश मुझे कैसे भेज पा रही हो? कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो गया था कि उसे आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि सुवर्णा ही है। लेकिन अब यह सच्चाई जानने के बाद उसकी उलझन व आश्चर्य और ज्यादा बढ़ गए थे। अगर तथ्यों की बात की जाए तो एक आसुरी जानवर सिर्फ अथर्व मंडल में प्रवेश करने के बाद ही आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेज सकता था, जैसे कि एल्डर पाणी। लेकिन सुवर्णा मूल मंडल में होते हुए भी ऐसा कर पा रही थी, जो कि थोड़ा बहुत अजीब और बहुत ज्यादा आश्चर्य से भरा था। टू डेट तुम डॉट बहुत डॉट बु डेट डॉट बुरे डॉट हो डॉट आकर्ष। एक बार फिर से वही प्यारी सी आवाज आकर्ष को सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटी लड़की पहली बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। बुरा हूं? सुवर्णा की बात सुनकर आकर्ष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह एक बुरा इंसान कैसे बन गया था, वह भी एक ऐसे आसुरी जानवर की नजर में जिससे वह बहुत कम मिला था। सुवर्णा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। आकर्ष ने सुवर्णा के छोटे से सिर पर हल्का सा स्पर्श किया और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। लेकिन सुवर्णा पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह अभी भी आकर्ष को आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेज रही थी और एक ही बात दोहरा रही थी कि आकर्ष एक बुरा इंसान है। उस पर आज तक कई प्रकार के आरोप लगे थे, लेकिन पहली बार एक ऐसा आरोप लगा था जिसे आकर्ष खुद भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सुवर्णा बार बार अपने एक ही वाक्य को दोहरा रही थी, इसलिए आकर्ष ने अब इस बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा। उसे पता था कि जवाब में उसे क्या सुनने को मिलेगा। उसने अब अपना पूरा ध्यान उस ओर केंद्रित किया जहां पर सुवर्णा ने एरावती परीक्षा दी थी। वह जगह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता था। सब कुछ कोयला बन गया था। अच्छी बात यह थी कि इस समय वह लोग जंगल के बाहरी क्षेत्र में थे, जिसका मतलब था कि जंगल की सारी वनस्पतियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। असल में सही जगह ढूंढने के चक्कर में वो लोग आंतरिक भाग के ऊपर से उड़ते हुए दूसरी तरफ के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां पर आकर्ष नीचे कूदा था। आकर्ष इन सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसकी आध्यात्मिक शक्ति से उसे कुछ महसूस हुआ। उसे कुछ लोगों की मौजूदगी महसूस हुई जो तेजी से उसी की दिशा में बढ़ रहे थे। शायद उन लोगों ने एरावती परीक्षा का वो दृश्य देख लिया था और अब यह पता लगाने की कोशिश करने आ रहे थे कि वह एरावती परीक्षा किसने दी है। वायांश गति। आकर्ष ने तुरंत अपनी गमय श्रेणी की युद्ध कला का प्रयोग किया और सुवर्णा के साथ जंगल के आंतरिक क्षेत्र की तरफ भागने लगा। आकर्ष उन सब से डर कर नहीं भाग रहा था, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसने पहले ही पता लगा लिया था कि उसकी तरफ आने वाले यह लोग सृष्टि मंडल के योद्धा है। वह उन सब से दूर इसलिए जा रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सुवर्णा के बारे में उन सबको पता चले। बुरा इंसान बुरा इंसान इधर सुवर्णा से आकर्ष को बार बार वही संदेश प्राप्त हो रहे थे। अब उसके बोलने में थोड़ी स्पष्ट भी आने लगी थी। सुवर्णा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। तुम भी अपनी बात को कई बार दोहरा चुकी हो। अब अगर तुमने फिर से मुझे बुरा इंसान कहा तो मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। आकर्ष ने सुवर्णा को डराने की कोशिश करते हुए कहा। बुरे इंसान, अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर गए तो दिया दीदी तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी। सुवर्णा ने अपनी प्यारी और शरारती आवाज के साथ जवाब दिया। दिया का नाम सुनकर आकर्ष का सारा गुस्सा एक पल में ठंडा हो गया और उसने सुवर्णा से कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कहो, बस इतना याद रखना कि समय मेरा भी आएगा। अपनी बात खत्म करने के बाद आकर्ष ने अपनी रफ्तार थोड़ी और तेज की तथा जंगल के आंतरिक क्षेत्र में अपने काम का कोई सामान ढूंढने लगा। इस दौरान उनका सामना कई आसुरी जानवरों से हुआ, लेकिन सुवर्णा ने उन सभी को कच्ची सब्जियों की भांति काट काट कर खत्म कर दिया। सुवर्णा इस समय मूल मंडल के पहले स्तर की आसुरी जानवर थी,
इसलिए इस जंगल में ऐसे बहुत ही कम जानवर थे जो उसे टक्कर दे सकते थे। आज वही सभी का काल बनकर इस जंगल में घूम रही थी। स्क्वीक, स्क्वीक, बुरे इंसान आकर्ष, बताओ मेरी ताकत कैसी है? बहुत से आसुरी जानवरों को खत्म करने के बाद सुवर्णा ने संदेश भेजकर आकर्ष से पूछा, इतनी भी खराब नहीं है। तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है, लेकिन ध्रुव और सेरा के सामने तुम अभी भी कुछ नहीं हो। वह तुमसे बहुत आगे है। आकर्ष ने एक शांत स्वर में कहा। जैसे ही सुवर्णा ने ध्रुव और सेरा के बारे में सुना तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने एक गुस्से से भरी आवाज में आकर्ष से कहा, सिर्फ तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता बुरे इंसान आकर्ष। उस समय वह दोनों मुझसे शक्तिशाली थे, इसलिए अपनी ताकत दिखा रहे थे। लेकिन अब अगर वह दोनों मिलकर भी मेरा सामना करने की कोशिश करें तो मैं उन्हें अपने छोटे हाथ की छोटी उंगली से मसल कर रख दूंगी। ही। सुवर्णा है सबसे शक्तिशाली। वो दोनों मेरे सामने पहले भी ज्यादा कुछ नहीं थे। अब मूल मंडल में प्रवेश करने के बाद तो मेरे सामने वह दोनों छोटे बच्चों की तरह है। सुवर्णा की वह शरारती हंसी सुनकर आकर्ष खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अगर कोई दूसरा ऐसी धमकी देता तो आकर्ष उसको गंभीरता से ले लेता, मगर सुवर्णा की प्यारी सी आवाज के साथ वह धमकी भी प्यारी लग रही थी। सुवर्णा चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं था कि ध्रुव और सेरा अब उसके सामने कुछ नहीं है। वो दोनों मीरा के साथ गए थे और जिस प्रकार की मीरा की पहचान है उसके साथ इस बात की पूरी संभावना थी कि इस समय तक वह दोनों भी अपनी ताकत बहुत आगे पहुंचा चुके होंगे। कम से कम आसुरी जानवर बनने और मूल मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने में तो उन्हें सुवर्णा के जितना समय तो नहीं लगा होगा। एक बार उन दोनों को वापस आने दो, फिर देखना मैं उन दोनों को इतना पिटूंगी कि वो दोनों रोते हुए मुझे बड़ी दीदी मालकिन सुवर्णा कहेंगे। सुवर्णा ने एक बार फिर से अपनी प्यारी सी आवाज में आकर्ष के पास संदेश भेजते हुए कहा, बड़ी दीदी मालकिन, यह किस प्रकार की उपाधि है और यह तुम्हें किसने सिखाई है सुवर्णा? आकर्ष ने पूछा। नहीं पता। जब मैं दिया दीदी के साथ अग्नि शिखर पर गई थी वहां पर मैंने किसी को यह कहते हुए सुना था। सुवर्णा ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आकर्ष को एक हल्का अंदाजा लग गया कि वहां पर क्या हुआ होगा। जरूर अग्नि शिखर की कुछ महिला शिष्याओं ने सुवर्णा को चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की होगी। दूसरों का छोड़ो, वह खुद भी जब अग्नि शिखर पर गया था तब वहां की महिला शिष्याओं से उसे ऐसी ही उपाधियां सुनने को मिली थी। शुरुआत में तो आकर्ष को वहां पर बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता था, लेकिन फिर उसने महिला शिष्याओं के पास रुकना बंद कर दिया। जैसे ही वह अग्नि शिखर पर जाता तो अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करके सीधा कन्वी के पास चला आता। तेज रफ्तार होने के कारण भले ही महिला शिष्या उसे देख ले, लेकिन इतने समय में वो उसे पहचान नहीं पाती थी। यही सब सोचते हुए आकर्ष सुवर्णा के साथ जंगल के आंतरिक हिस्से की तरफ बढ़े जा रहा था। वह दोनों जितना आगे बढ़ रहे थे उतने ही अधिक खूंखार और आसुरी जानवरों से उनका सामना हो रहा था। इन जानवरों में अधिकांश जानवर अर्धमूल मंडल में थे, लेकिन सुवर्णा के सामने अभी भी यह जानवर छोटे बच्चों की तरह थे, जिन्हें वह अपने हाथ के एक ही प्रहार से दूर फेंक दे रही थी। बुरे इंसान आकर्ष, क्या तुम मेरे लिए एक जादुई हथियार बना सकते हो? अचानक से आकर्ष को सुवर्णा की तरफ से एक बहुत ही अजीब बात सुनने को मिली, जिसे सुनने के बाद अपने आप उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उसने कुछ देर तक तो सोचा और फिर सुवर्णा से पूछा, तुम्हें किस प्रकार का जादुई हथियार चाहिए? और सबसे जरूरी, तुम्हें जादुई हथियार चाहिए ही क्यों? बस मुझे चाहिए। मैंने दिया दीदी को कई बार तलवार चलाते और अभ्यास करते देखा है। मुझे भी उन्हीं के जैसी एक तलवार चाहिए जिसके साथ मैं अपने दुश्मनों को और भी आसानी से काट सकूं। सुवर्णा ने कुछ देर सोचने के बाद एक प्यारी सी आवाज में जवाब दिया, जादुई हथियार और वह भी दिया के जैसी तलवार? उसका जवाब सुनकर आकर्ष गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों के सामने इस समय कुछ ऐसे दृश्य चलने लगे जिनके बारे में वह कल्पना भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था। सुवर्णा ने अपने एक हाथ में तलवार उठा रखी थी और इससे वह कुछ जानवरों को सब्जियों की भांति काट रही थी। एक छोटा और चंचल राक्षस जो जबरदस्ती अपनी शक्ति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी उसे कोई जरूरत भी नहीं है। वह बस अपनी खुशी के लिए अपने प्रतिद्वंदी को काट रहा है। इस दृश्य के बारे में कल्पना करके आकर्ष को जितना अजीब लग रहा था उससे कहीं ज्यादा उसे हंसी आ रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर इस छोटे राक्षस को उसने कोई तलवार बनाकर दे दी तो दुश्मनों से पहले यह उसे ही खत्म करने पीछे दौड़ेगी। एक आसुरी जानवर के पास जादुई हथियार, यह थोड़ा अजीब तो था, मगर पता नहीं आकर्ष के मन में इस समय क्या चल रहा था। उसने सुवर्णा के इस निवेदन को मना नहीं किया। तुम्हें किस प्रकार की तलवार चाहिए? ऐसी तलवार जिसे मैं इस्तेमाल करता हूं, या एक ऐसी तलवार जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी रफ्तार के साथ चलाने में सहज हो? आकर्ष ने सुवर्णा से पूछा। मुझे ऐसी तलवार चाहिए जो मेरे इस छोटे से आकार के साथ चलाने में सहज हो। तुम लोगों के जैसी बड़ी तलवार का मैं क्या करूंगी? अगर तुमने मेरे लिए ऐसी तलवार बनाई तो मुझे भी अपना आकार बड़ा करना होगा, और बड़े आकार में मैं बहुत बुरी दिखती हूँ। मुझे अपना यह छोटा आकार ही पसंद है। इसमें मैं कितनी पतली, प्यारी और सुंदर दिखती हूँ। अगर अग्नि शिखर की उन लड़कियों ने मुझे अपने बड़े आकार में देखा तो वो सभी मुझे बड़ी दीदी मालकिन नहीं बल्कि बड़ी राक्षसी मालकिन कहेंगे। मुझे राक्षस नहीं बनना, मुझे सुंदर रहना है। सुवर्णा ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर कहा।
उसकी बातें सुनने के बाद आकर्ष को थोड़ा अजीब तो महसूस हुआ, मगर उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह बस एक छोटी बच्ची थी और उसके अंदर ज्यादा समझ नहीं थी कि आकर्ष उस पर बेवजह गुस्सा हो। उसकी बातों से उसे बस इतना समझ में आया था कि अगर उसने कोई बड़ी तलवार सुवर्णा के लिए बना दी तो उसको इस्तेमाल करने के लिए सुवर्णा को अपना आकार भी बड़ा करना होगा, जो कि शायद वह नहीं करना चाहती थी। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्यों लगता है कि यह पतली और प्यारी है। जिस प्रकार की इसकी हरकतें हैं, उसके साथ यह प्यारी कम और भयानक ज्यादा लगती है। आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से कहा। यह सब वह अपने मन में ही कह सकता था। सुवर्णा के सामने कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। देखा जाए तो सुवर्णा कब क्या कर दे किसी को पता नहीं था। ध्रुव और सेरा की तरह वह उसका आदेश भी नहीं मानती थी, इसलिए वह बिना वजह उसके साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी तलवार बनाऊंगा जो तुम्हारे छोटे आकार के लिए सही हो, आकर्ष ने सुवर्णा से कहा। ही यह हुई ना बात। तुम अच्छे हो बुरे इंसान आकर्ष, सुवर्णा ने अपने आंतरिक ऊर्जा से भेजे संदेश में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में इस समय उत्साह का भाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आकर्ष का ध्यान इस समय उसके उत्साह के भाव पर नहीं बल्कि उसके कहे शब्दों पर था। पता नहीं उसने क्या कहा था, मगर वह तारीफ तो बिल्कुल नहीं थी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर एक जादुई हथियार बनाना शुरू करता हूं। तब तक तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी मुझे परेशान ना करे। मेरे 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी आसुरी जानवर आए तो उसे तुरंत खत्म कर देना, आकर्ष ने सुवर्णा से कहा। जिसके जवाब में सुवर्णा ने तुरंत अपना सिर्फ सहमति में हिला दिया। उसके चेहरे पर इस समय एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई हुई थी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब सुवर्णा आकर्ष के कंधों से नीचे उतरी और आसपास के वातावरण का अच्छे से निरीक्षण करने लगी। अगर किसी ने भी बुरे इंसान आकर्ष को मेरे लिए जादुई हथियार बनाते समय परेशान किया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। सुवर्णा ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा एक संदेश आसपास के पूरे वातावरण में भेज दिया, जिससे आकर्ष भी सुन पा रहा था। उसका संदेश सुनकर आकर्ष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुवर्णा बाकी सबको उसके पास आने से रोक रही थी या बाकी सभी को आने का निमंत्रण दे रही थी। अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि वह जंगल में बैठकर जादुई हथियार का निर्माण कर रहा है, लेकिन सुवर्णा ने तो सभी के सामने ढोल पीट दिया था। अब जो कुछ हो चुका था उसे बदला तो नहीं जा सकता था, इसलिए आकर्ष ने इन सब के बारे में सोचना बंद किया और अपना पूरा ध्यान जादुई हथियार को बनाने पर केंद्रित करने लगा। सबसे पहले उसने कुछ जरूरी सामान निकाला जिससे जादुई हथियार बनाया जा सकता था। इसके बाद उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसमें तुरंत एक ज्वाला प्रकट हो गई। इस ज्वाला का पूरा रंग हरा था, जो कि इस और इशारा कर रही थी कि यह ज्वाला एक छठे स्तर की शिल्प ज्वाला है। ब्रह्मा मंडल में प्रवेश करने के बाद आकर्ष के वैद्य और शिल्पकार दोनों के ऊर्जा स्तरों में भी बढ़ोतरी हुई थी। लक्ष्य की यादों में अब उसके लिए छठे स्तर की औषधीय गोलियां और जादुई हथियारों की निर्माण विधियां भी खुल चुकी थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो अब वह एक छठे स्तर का हथियार शिल्पकार और वैद्य बन गया था। ब्रह्मा मंडल में प्रवेश करने के बाद मैं अपना पूरा ध्यान अपने ऊर्जा स्तर और हवा के बल को बढ़ाने पर केंद्रित कर रहा था। इस बीच मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं अपने दिया और कन्वी तीनों के जादुई हथियारों का स्तर बढ़ा सकूं। अच्छा है कि मेरे पास आज समय भी है और सारी सामग्री भी। सुवर्णा के लिए एक छठे स्तर का जादुई हथियार बनाने के बाद जब मैं वापस गुरुकुल में चला जाऊंगा तो सबसे पहले 3 छठे स्तर की जादुई तलवारें बनाऊंगा। निर्माण प्रक्रिया शुरू करते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। स्वूश 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 स्वूश। एक हथियार शिल्पकार का अनुभव होने के कारण वो बहुत ही आसानी से सारी सामग्रियों को पिघला पा रहा था। आसपास के वातावरण में इस समय बहुत सी घटनाएं घट रही थी, लेकिन वह उन सब से अपना ध्यान पूरी तरह तोड़ चुका था। उसका पूरा ध्यान इस समय सिर्फ इस बात पर था कि सामग्रियों के द्वारा बने द्रव को और कितना ज्यादा ताप दिया जा सकता है। हालांकि यह द्रव ज्यादा मात्रा में नहीं था, लेकिन फिर भी हथियार बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। वह पहली बार किसी छोटे आकार की तलवार का निर्माण कर रहा था, इसलिए पूरा ध्यान रख रहा था कि उस तलवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। जहां एक तरफ आकर्ष छठे स्तर की जादुई तलवार का निर्माण कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुवर्णा ने इस समय तक आकर्ष के आसपास कई खूंखार जानवरों के मृत शरीरों का ढेर लगा दिया था। यह सारे खूंखार जानवर सुवर्णा की आंतरिक ऊर्जा से बनी आवाज सुनकर आए थे, लेकिन उन्हें वो जादुई हथियार देखने का भी मौका नहीं मिला था। सुवर्णा ने सभी को एक ही प्रहार में अपनी चपेट में ले लिया था। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले। CH-407 सुवर्णा का आक्रामक रूप। सुवर्णा अर्नाव नामक एक प्रजाति से संबंध रखती थी। वह इस प्रजाति की सीधी वंशज थी। इस वजह से मूल मंडल में प्रवेश करने के बाद वो बाकी सभी आसुरी जानवरों से उच्च स्थान रखती थी। जिस प्रकार इंसानों में अमीर गरीब का अंतर होता था, ठीक उसी प्रकार सभी जानवरों के अंदर खून का अंतर होता था। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कुछ जानवरों की प्रतिभा इतनी ज्यादा उच्च होती थी कि वह कम उम्र में उच्च मंडलों में प्रवेश कर सकते थे। उच्च प्रतिभा होने के कारण इन जानवरों के जो सीधे वंशज होते थे, उनकी प्रतिभा भी उच्च ही होती थी। यही था जानवरों के बीच खून का अंतर।
2 घंटे बाद जब आकर्ष ने अपने हथियार का निर्माण खत्म किया तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने सामने मौजूद जानवरों के मृत शरीरों के ढेर पर गई। सुवर्णा ने बड़े ही आक्रामक तरीके से उन सभी जानवरों को खत्म किया था, इसलिए जगह जगह उन सभी का खून बिखरा हुआ था। बुरे इंसान आकर्ष, क्या तुमने मेरे जादुई हथियार का निर्माण कर दिया? पिछले आधे घंटे से एक भी खूंखार जानवर यहाँ पर नहीं आया है, शायद वह सभी डर गए हैं। देखा, अब तो तुम भी मानते हो ना कि सुवर्णा सबसे शक्तिशाली है। सुवर्णा ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर अपनी खुद की तारीफ की। उसकी बात सुनकर आकर्ष एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे वह जादुई हथियार सुवर्णा को देना चाहिए या नहीं। वह कितनी ज्यादा आक्रामक थी, इसका पता उन जानवरों के मृत शरीर को देखने के बाद आकर्ष आसानी से लगा पा रहा था। इसमें भी अजीब बात उसे यह लगी थी कि सुवर्णा का कहना था कि पिछले आधे घंटे से कोई भी खूंखार जानवर उसके करीब नहीं आया है। जब तक सामने वाले जानवर मूर्ख ना हो तब तक वह ऐसी गलती भला क्यों करेंगे? यह लो, तुम्हारी जादुई तलवार। आकर्ष ने अपने हाथ की उंगली की जितनी एक छोटी तलवार, जो कि एक छठे स्तर का जादुई हथियार था, सुवर्णा को देते हुए कहा। दिखने में यह तलवार बिल्कुल किसी सामान्य तलवार की भांति थी। ऊपर से इसका जो छोटा आकार था, उसे देखने के बाद कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह एक जादुई तलवार है। उस छोटी सी जादुई तलवार को देख सुवर्णा की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था, जैसे उसे कोई बहुत ही कीमती खजाना मिल गया हो। स्वूश! उस तलवार को लेने के बाद सुवर्णा ने पहले तो हवा में 2 बार खाली प्रहार किया और फिर अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए जंगल के अंदर चली गई। बुरे इंसान आकर्ष, जल्दी मेरे साथ चलो। हम जंगल की और गहराई में जाकर देखते हैं कि यह तलवार क्या कुछ कर सकती है। अपनी प्यारी सी आवाज के साथ सुवर्णा ने आकर्ष को संदेश भेजा। उसकी बात सुन आकर्ष को यह समझते देर ना लगी कि अब आगे क्या होने वाला है। वो सभी आसुरी जानवर और खूंखार जानवर जो आज सुवर्णा के सामने आने वाले हैं, आज उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि सारे जानवर पहले ही कहीं जाकर छुप जाए, वरना मौत का यह सौदागर आज उन्हें छोड़ेगा नहीं। आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा और फिर अपनी वायांश गति का इस्तेमाल करते हुए सुवर्णा के पीछे पीछे चलने लगा। सुवर्णा ने इस समय अपनी रफ्तार जानबूझकर धीमी कर रखी थी, इस कारण आकर्ष आसानी से उसका पीछा कर पा रहा था। अगर वह अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करती तो आकर्ष कब का पीछे रह गया होता। रोर! आंतरिक क्षेत्र में वह दोनों कुछ ही आगे आए होंगे कि अचानक से उन दोनों को एक खूंखार दहाड़ सुनने को मिली। उस दहाड़ को सुनते ही सुवर्णा ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया और अपने छठे स्तर की उस छोटी सी तलवार को आगे की तरफ करके चलाने लगी। आकर्ष भी इस समय तक सुवर्णा के पास आ चुका था। दहाड़ सुनकर उसका भी ध्यान एक दिशा की ओर आकर्षित हुआ। उनसे कुछ ही दूरी पर इस समय एक तेंदुए के जैसा खूंखार जानवर खड़ा था, जो सुवर्णा को देख बार बार अपना बड़ा सा मुंह खोल रहा था। एक अर्धमूल मंडल का खूंखार जानवर। उस खूंखार जानवर को देखते ही आकर्ष ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस खूंखार जानवर के ऊर्जा स्तर का पता लगाया। उसका ऊर्जा स्तर जानने के बाद आकर्ष पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। सबसे पहले तो सुवर्णा के पास एक छठे स्तर का जादुई हथियार था, और इसके अलावा अगर उसके पास अपना जादुई हथियार ना भी होता तो भी उसकी खुद की शारीरिक शक्ति इतनी थी कि वो एक अर्धमूल मंडल के खूंखार जानवर को तो बड़ी आसानी से खत्म कर सकती थी। रोर! पहले तो वह खूंखार जानवर बड़े ही आक्रामक भाव के साथ सुवर्णा को देख रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उसका ध्यान इस बात पर गया कि सुवर्णा हवा में उड़ रही है, एकदम से उसकी दहाड़ से कर्कशता गायब हो गई और वह डर के मारे पीछे जाने लगा। फिर एक सही मौका देखकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। अपने सामने का यह नजारा देख आकर्ष एक बार फिर से हंस पड़ा। आज पहली बार वह किसी बिल्ली को चूहे से डरकर भागते हुए देख रहा था। अगर वह लोग धरती पर होते तो कब का वह खूंखार जानवर सुवर्णा को अपना शिकार बना लेता। लेकिन यह धरती नहीं थी, यहाँ पर ऊर्जा स्तर ज्यादा महत्वपूर्ण था। इधर जब सुवर्णा ने उस खूंखार जानवर को डरकर भागते देखा तो वह भी अपनी पूरी रफ्तार से उसका पीछा करने लगे। मात्र 2 सेकंड में ही सुवर्णा ने उस खूंखार जानवर को दबोच लिया। रोर! जान खतरे में देख वह खूंखार जानवर फिर से दहाड़ने लगा। शायद वह सुवर्णा से निवेदन कर रहा था कि उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन सुवर्णा ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जानवरों में पछतावे के जैसा कोई भी भाव नहीं होता था, ना ही उनमें सही गलत होता था। उदाहरण के तौर पर अगर वह खूंखार जानवर ऊर्जा स्तर के मामले में सुवर्णा से शक्तिशाली होता तो वह सुवर्णा पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। ऐसे में अब जब सुवर्णा शक्तिशाली थी तो वह दया कैसे दिखा सकती थी। उस जानवर को थोड़ा डराने धमकाने के बाद सुवर्णा ने अपने छठे स्तर की वह तलवार हवा में उठाई और उस पर अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह किया। सभी की भांति वह भी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर उसकी शक्ति में यह छठे स्तर का जादुई हथियार कितनी बढ़ोतरी कर सकता है। देखते ही देखते सुवर्णा के सिर पर हाथियों की परछाइयों का निर्माण होने लगा और कुछ ही देर में उनकी संख्या बढ़कर 2800 तक पहुंच गई। स्वूश! स्विश! अपनी पूरी ताकत देखने के बाद सुवर्णा ने अपने जादुई हथियार से उस खूंखार जानवर के गले पर प्रहार कर दिया। अगले ही पल उस जानवर का गला उसके धड़ से कटकर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। पैंग! जब वह सिर जमीन पर गिरा तो सुवर्णा फिर से उस सिर के पास प्रकट हुई और अपने पैर से उस सिर पर एक जोरदार प्रहार किया।
एक जोरदार गर्जना के साथ उस खूंखार जानवर का सिर हड्डियों सहित टूटकर चकनाचूर हो गया। आकर्ष के बनाए छठे स्तर के जादुई हथियार ने सुवर्णा की पूरी ताकत में 40% तक की बढ़ोतरी कर दी थी। स्क्वीक स्क्वीक। उस जानवर का अस्तित्व खत्म करने के बाद सुवर्णा एक बार फिर से आकर आकर्ष के कंधे पर बैठ गई। यह होती है असली ताकत। सुवर्णा ने अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए आकर्ष के पास आंतरिक ऊर्जा से एक संदेश भेजा। उसकी आवाज सुनने के बाद आकर्ष को एक बात तो समझ में आ गई थी कि उसे कभी भी सुवर्णा को एक छोटी बच्ची समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भले ही आवाज से वह एक छोटी बच्ची लग रही है, लेकिन हरकतों से वह पूरी एक जानवर है। एक ऐसी जानवर जिसे आक्रामकता दिखाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलो जंगल के और अंदर तक चलते हैं। आकर्ष, जो कि अभी खत्म हुए उस खूंखार जानवर के शक्ति कोष को ले रहा था, उसे फिर से सुवर्णा की आवाज सुनाई दी। जब तक वह इसका कोई जवाब दे पाता तब तक सुवर्णा आगे बढ़ चुकी थी। अब पता नहीं और किस जानवर की शामत आने वाली है। आकर्ष ने थोड़ा गंभीर होते हुए अपने आप से कहा। दरअसल इस समय सुवर्णा जिस ओर बढ़ रही थी उस ओर जंगल का केंद्रीय हिस्सा था। एक ऐसी जगह जहां आसुरी जानवर बहुत ही अधिक मात्रा में रहते थे। उनमें सबसे कमजोर आसुरी जानवर भी मूल मंडल के पहले स्तर का जानवर था। सुवर्णा के पास इस समय एक छठे स्तर का जादुई हथियार भी था, इसलिए वह मूल मंडल के पहले स्तर के जानवर का तो आसानी से सामना कर सकती थी। लेकिन अगर उसका सामना मूल मंडल के दूसरे स्तर या उससे ऊंचे स्तर के जानवरों से हो गया, तब उनसे बचना थोड़ा मुश्किल था। जिस बात का आकर्ष को सबसे ज्यादा डर था, वही हुआ। केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही उनका सामना एक मूल मंडल के पहले स्तर के जानवर से हो गया। इस बार सुवर्णा का मुकाबला थोड़ा लंबा चला, लेकिन आखिर में उसने किसी तरह से उस जानवर को भी खत्म कर दिया। ठीक है सुवर्णा, आज के लिए इतना पर्याप्त है। चलो अब वापस चलते हैं। आकर्ष ने सुवर्णा को आवाज लगाते हुए कहा, जो एक बार फिर से केंद्रीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थी। आकर्ष की आवाज थोड़ी भारी थी, इस वजह से सुवर्णा ने इस बार उसकी बात का विरोध नहीं किया। हालांकि वह वापस जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आकर्ष को गंभीर देख उसने और आगे जाने का इरादा छोड़ दिया। वह वापस से आकर्ष के कंधे पर आकर बैठ गई और अपनी उस छठे स्तर की जादुई तलवार को निहारने लगी। बुरे इंसान आकर्ष, तुम्हारी बनाई यह तलवार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सुवर्णा की आवाज एक बार फिर से आकर्ष को सुनाई पड़ी। क्या तुम मुझे बुरा इंसान कहना बंद कर सकती हो? जब जब तुम मुझे बुरा इंसान कहती हो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत ही बड़ा अपराध किया है। आकर्ष ने सुवर्णा से कहा। नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान ही कहूंगी। सुवर्णा ने स्पष्ट जवाब दे दिया। अगर ऐसी बात है तो आगे से मैं तुम्हारी इस जादुई तलवार का स्तर नहीं बढ़ाऊंगा। आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो जानता था कि अब सही समय आ गया है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर ऐसे भाव प्रदर्शित किए जिससे सुवर्णा उससे सवाल पूछने से अपने आप को रोक न पाए। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। तलवार का स्तर बढ़ने से क्या फायदे होते हैं? सुवर्णा ने इस विषय में थोड़ी रुचि लेते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर आकर्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। केवल अब जाकर उसे याद आया था कि सुवर्णा को तो स्तरों के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। इसलिए आकर्ष ने सबसे पहले सुवर्णा को स्तरों के बारे में पूरी जानकारी दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सुवर्णा कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने फिर से आकर्ष की तरफ देखा और एक धीमी आवाज में कहा, मुझे पता चल गया है कि स्तरों के बढ़ने से क्या फायदा होता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बुरा इंसान कहना बंद नहीं करूंगी क्योंकि तुम बुरे इंसान हो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बुरा इंसान हूं? आकर्ष ने सुवर्णा से पूछा। तुमने उन दोनों सपोलों की मदद की थी ताकि वह मुझे परेशान कर सके। अब बताओ, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि तुम बुरे इंसान नहीं हो? सुवर्णा ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आकर्ष को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। जैसा कि सुवर्णा ने कहा था, उसने वाकई ध्रुव और सेरा की मदद से सुवर्णा को डराया था। यह घटना उस समय की थी जब सुवर्णा को पहली बार आकर्ष ने खरीदा था। अब इस बारे में सोचकर आकर्ष को काफी ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुवर्णा इतनी पुरानी बात को अभी तक याद रखेगी और उसके लिए उसे दोष देगी। मानता हूं कि उस समय मेरी गलती थी, लेकिन तुम भी उस समय बहुत ज्यादा शरारती थी। अगर शुरुआत में तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाती तो मैं उन दोनों की मदद क्यों करता? चलो छोड़ो, यह सब पुरानी बातें हैं। अब से मैं फिर कभी तुम्हें उन दोनों से परेशान नहीं करवाऊंगा, ठीक है? आकर्ष ने सुवर्णा से कहा। साथ में इसी समय वह मन ही मन सोचने लगा कि जब ध्रुव और सेरा वापस लौटेंगे तब मुझे उन दोनों की मदद करने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। वह खुद ही इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि तुम्हें सबक सिखा सकेंगे। ठीक है, तो अब से हम दोनों दोस्त हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें क्या कहकर संबोधित करूं? कुछ देर तक चुप रहने के बाद सुवर्णा ने फिर से आकर्ष को एक संदेश भेजा। जब तुम दिया को दिया दीदी कहती हो तो अब से तुम मुझे सिर्फ आकर्ष कहकर संबोधित करोगी। आकर्ष ने जवाब दिया। सिर्फ आकर्ष? तो अब से मैं तुम्हें सिर्फ आकर्ष कहूंगी, सुवर्णा ने कहा। सिर्फ आकर्ष से मेरा मतलब था आकर्ष, ना कि सिर्फ आकर्ष। आकर्ष ने इस बार अपने नाम पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। ओह ठीक है आकर्ष, सुवर्णा ने हल्का नाराज होते हुए कहा। वह आकर्ष को उसका नाम लेकर संबोधित तो नहीं करना चाहती थी,
लेकिन यह देखने के बाद कि आकर्ष उतनी शक्तिशाली तलवार का निर्माण कर सकता है और आगे भविष्य में उसका स्तर भी बढ़ा सकता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आकर्ष से दुश्मनी करे। चलो अब वापस चलते हैं। मेरे ख्याल से दिया भी अब तक अपने अभ्यास से उठ। आकर्ष ने सुवर्णा से कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक से उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने किसी की आभा को महसूस किया। एक बहुत ही शक्तिशाली आभा। स्पष्ट रूप से तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह एक अंदाजा लगा पा रहा था कि यह आभा एक मूल मंडल के दूसरे स्तर के जानवर की है। जल्दी चलो, और याद रखना कि पूरे रास्ते में बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। आकर्ष ने एक बहुत ही धीमी आवाज में सुवर्णा से कहा और फिर अपनी वायांश गति का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ से गुरुकुल की तरफ जाने लगा। वूश! उसने लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा कि अचानक से एक परछाई उसके सामने से गुजरी। आकर्ष, वहां पर! सुवर्णा ने तुरंत संदेश भेजकर उस परछाई की ओर इशारा किया। मैं उसे देख पा रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं है। आकर्ष ने एक गंभीर स्वर में जवाब दिया और उस परछाई की तरफ देखने लगा जो अभी उसके सामने से गुजरी थी। वह परछाई जाकर उसके सामने मौजूद झाड़ियों में छुप गई थी, लेकिन उसकी आंखें उन झाड़ियों के बीच से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। लगभग 2 मिनट तक तो वह परछाई झाड़ियों में छुपी रही। फिर जब उसने देखा कि आकर्ष अपनी जगह से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वह झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ गई। एओ! यह एक भेड़िया था, जिसका ऊर्जा स्तर मूल मंडल के दूसरे स्तर में पहुंचा हुआ था। यह वही जानवर था जिसको आकर्ष ने 1 किलोमीटर पीछे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ महसूस किया था। शायद वह आकर्ष और सुवर्णा की गंध का पीछा करते हुए यहां तक आ गया था। आकर्ष के पास इस समय इतनी ताकत नहीं थी कि वह एक मूल मंडल के दूसरे स्तर के आसुरी जानवर का सामना कर सकता था। अगर इतनी ताकत होती तो वो एल्डर अमरीश को कब का खत्म कर चुका होता। सुवर्णा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि हम और आगे नहीं जाते हैं, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो, अब यह भेड़िया हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया है। आकर्ष ने सुवर्णा पर हल्का गुस्सा होते हुए कहा। सुवर्णा अपनी शारीरिक शक्ति और जादुई हथियार के साथ ज्यादा से ज्यादा 2800 हाथियों की ताकत उत्पन्न कर सकती थी। वही उनके सामने खड़ा भेड़िया, जो कि एक मूल मंत्र के दूसरे स्तर का आसुरी जानवर था, वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति के साथ ही 3000 हाथियों की ताकत उत्पन्न कर सकता था। चलो इसे खत्म करते हैं, खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। सुवर्णा की उत्साह से भरी आवाज आकर्ष को फिर से सुनाई दी। खत्म करते हैं? तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है या दूसरी दिशा में दौड़ रहा है? यह मूल मंडल के दूसरे स्तर का आसुरी जानवर है। अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने बैठा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब इसके पेट में पहुंच गई हो। आकर्ष ने गुस्से में सुवर्णा पर चिल्लाते हुए कहा। एक तो पहले से ही इतने शक्तिशाली आसुरी जानवर को देख उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, और ऊपर से सुवर्णा का बार बार उसे संदेश भेजना। इन सब की वजह से आकर्ष का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसका कंधा थोड़ा हल्का हो गया है। दरअसल सुवर्णा अपनी पूरी रफ्तार के साथ उस मूल मंडल के दूसरे स्तर के आसुरी जानवर पर हमला करने आगे बढ़ चुकी थी। सुवर्णा! भले ही आकर्ष गुस्से में था, लेकिन सुवर्णा को ऐसे आगे बढ़ते देख उसे उसकी चिंता होने लगी। आखिर में थी तो वह उसी की आसुरी जानवर। भले ही उसने कभी प्रदर्शित न किया हो, लेकिन उसके लिए ध्रुव सेरा और सुवर्णा तीनों एक जैसे थे। बस कभी कभी उसे सुवर्णा पर थोड़ा गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो उससे नफरत नहीं करता था। आकर्ष इधर चिंता में मरे जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुवर्णा अपनी तलवार से अपनी शक्ति बढ़ा चुकी थी। आसमान में 2800 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो चुकी थी। अब आगे क्या होने वाला था, इसका अंदाजा आकर्ष को भी नहीं था। आगे जानने के लिए देखते रहिए मार्शल एम्परर के अगले